स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओम 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 शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निर्बलों मित्रों के सेवक बन संताप हरि, जो बिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद कर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर करें। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। परिश्रम मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। इस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। कर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवाई ऑनलाइन सेमेस्टर 2 क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाई फाउंडेशन, उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय गवंडे जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। इसके अलावा जो लोग इस वीडियो को देखेंगे भविष्य में, उन सभी का स्वागत है। अभी कुछ लोग जुड़ेंगे, उन सभी का भी स्वागत है। तो हम लोग समवाई फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह उत्कर्ष का दर्जा मिला हुआ है और हमारी इस एक्यूप्रेशर थेरेपी को यह उन्नति और ख्याति मिली हुई। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार, पास पड़ोस, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं आयुर्वेद,
आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की, और हम लोग उसमें उनके 6 घटकों पर जो आयुर्वेद के 6 घटक होते हैं उस पर हम लोगों ने चर्चा किया। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग अब ये जानना चाह रहे हैं कि जो सामान्य विशेष या गुण के आधार पर है, अब ये द्रव्य जिनकी हम परिकल्पना कर रहे थे, जिनको हम बता रहे थे कि इनसे हमारा शरीर निर्मित है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी काल दिशा मन आत्मा तम, ये क्या है, इसी को हम लोग आगे चल के बताना चाह रहे हैं। तो ये 10 द्रव्यों पर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, हम लोग इसको शेयर करते हैं। तो ये आयुर्वेदिक 10 द्रव्यों पर चर्चा है। तो देखिए, ये वही श्लोक है जो पहले कहा गया है कि खादिन आत्मा मन कालोदिश द्रव्य संग्रह सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम निरेंद्रियम अचेतनम, यानी आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी और काल दिशा मन आत्मा। काल देखिए मन है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी तो खादीन में आ गया, फिर आत्मा मन काल और दिशा, ये द्रव्य के संग्रह, सारे द्रव्य के संग्रह है। और सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम, जो द्रव्य जिसमें इंद्रियां हैं वही चेतन है। स इंद्रिय द्रव्यम चेतनम, जो इंद्रिय सहित है वही द्रव्य चेतन है। निरिंद्रिय अचेतनम, जो निरिंद्रिय है वो द्रव्यम अचेतनम, वो द्रव्य अचेतन है। यानी आत्मा क्या है, आत्मा साधक है, इंद्रिया हमारे उस ज्ञान को प्राप्त करने का साधन है, और ज्ञान क्या है, स्वयं साध्य है। ये तो लक्ष्य है, तो ज्ञान साध्य है, आत्मा क्या है, साधक है। उसी के माध्यम से तो वही साधना करती है और तभी हमको ज्ञान प्राप्त होता है। तो ज्ञान तो हमारा लक्ष्य है, लेकिन इंद्रियां क्या है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने का हमारे साधन मात्र है। वो साधन है, उनके माध्यम से हमारी बाहरी वातावरण से जानकारी मिलती है और वो जानकारी हमारे मन को देती है। मन आत्मा से संपर्क करता है और आत्मा उसको बताती है कि यस ये वो है। तो आत्मा साधक है, इंद्रिया साधन है, और ज्ञान लक्ष्य के रूप में, साध्य के रूप में हमारे शरीर में अवस्थित है। ठीक है, इंद्रियों को और मन इवन सबको जड़ माना गया। इंद्रिया और शरीर ये सब जड़ है, इनमें बिना बिना आत्मा के कोई भी आपको चेतन नहीं हो सकता है। यह कंसेप्ट है, क्योंकि वही ज्ञान के लिए है, तो इसलिए उसी को माना गया है। अब इंद्रियों के तमाम जो है हमारे जो वो है कि सार्था गुरुवा बुद्धि, ये हम लोगों ने बताया है पहले इसमें गुणों में कि सार्था सार्था, इंद्रियों के विषय क्या है, सार्था माने इंद्रियों के विषय सहित क्या है, शब्द। विषय क्या है, शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है और गंध है। 5 विषय है, इंद्रियों के 5 विषय हैं। इन्हीं को हम लोग पंच तन्मात्राएं कह देते हैं, और यही हमारे गुण के रूप में है। तो सार्था गुरुवादी गुरु सर शीत मंदन मद पिछल जान सुजान और खर द्रव स्निग्ध सहित है सूक्ष्म गुणों की खाल। लघु कठोर स्थूल है और श्लक्ष रुक्ष है शान और तीक्ष्ण सांद्र है उष्ण सब स्थिर विशद समान। तो गुरुवा ये गुरु है, गुरुवाद गुरुराज और सारे गुरु सर, ये वाला जो है श्लोक पूरा गुरु, ये आदि। और बुद्धि, बुद्धि क्या है, बुद्धि ज्ञान है, बुद्धि तो ज्ञान है, स्मृति है, चेतना है, अहंकार भी है, वो भी तो है उसके साथ शामिल बुद्धि में। तो बुद्धि है, ज्ञान है, स्मृति है, चेतना है, अहंकार है, ये बुद्धि के साथ जुड़े हुए हैं। प्रयत्नांता परादय, प्रयत्न पे जो समाप्त होते हो, तो प्रयत्न में क्या समाप्त होते हैं, वो भी 5 हैं। क्या, इच्छा, द्वेष, सुख,
दुख, प्रयत्न, प्रयत्न में समाप्त होते हैं। प्रयत्नांता, प्रयत्न में जो अंत हो रहा हो, तो प्रयत्न लास्ट में है। इच्छा से पहले, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रयत्न, ये प्रयत्नांता। परादय, पर अपर जो कंसेप्ट है सामान्य, वो है उन गुणों का क्या है, संयोग, विभाग, पृथकत्व, युक्ति, फिर का संख्या, परिमाप, अभ्यास, संस्कार, पर अपर, ये हमारे 10 जो है गुण है। ये गुणा प्रोक्ता, इनको गुण कहा जाता है। ठीक है, ये पूरा है। तो क्या है, अर्था शब्द भव शब्दादयो गेया गोचरा विषय गुणा, इंद्रियों के विषय, इन्हीं से क्या है, अर्थ क्या है, जिनसे हमारे इंद्रिय के विषय का ज्ञान होता है, इन्हीं से तो ज्ञान होता है। इंद्रिय की जो 12 विषय, जो सब्जेक्ट क्या है इंद्रियों के, यही तो है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, इन्हीं से तो हमको ज्ञान होता है। तो ये उनका कंसेप्ट आया है। ठीक है, तो यहाँ गुरुवादी, ये उसका बहुत बढ़िया श्लोक है वहां का, ऐसे पूरा कंसेप्ट क्लियर है। फिर इन्होंने 10 द्रव्यों का यही कहा। ये इसमें उसी तरह जैसे चाइनीज में है, उसी तरह हुआ कि तम, तम जो है नीचे, एक चक्र बनाया गया, उसमें तम नीचे पायदान पर, ऊपर पायदान पे आत्मा, तम से शुरुआत और आत्मा से अंतिम। उसके बाद जो है, जो जो हमारी सक्रिय ऊर्जाएं थी वो एक तरफ, और जो कम सक्रिय ऊर्जाएं थी वो एक तरफ रखी गई। तो 2, 3, 6, 7 अधिक सक्रिय ऊर्जाएं हैं, इनको रखा गया। नंबरिंग वही सिस्टम है, 1 का आकाश है, 2 का वायु, 3 का अग्नि, 4 का जल, 5वां का पृथ्वी, 6 का काल, 7 का दिशा, 8 का मन, 9 का आत्मा, और 0 का तम। इसको नहीं भूलना। यह अंक जो है आपके हैं, ये एनर्जी सिस्टम है। ये एक एनर्जी सिस्टम को, काल की एनर्जी सिस्टम 6 में है। जब भी हम काल की बात करेंगे तो 6 की बात करेंगे, 6 की बात करेंगे तो काल की बात आपको समझ में आ जाएगी, 7 की बात करेंगे तो दिशा, दिशा को बात करेंगे तो 7। तो ये नंबरिंग सिस्टम जो है हमारी एनर्जी सिस्टम है। तो हम लोगों ने क्या किया कि 2, 3, 6, 7 एक साथ ऊर्जाएं, 1, 4, 5, 4, 5, 1, 4, 5, 8 एक तरफ ऊर्जाएं, 0, 9 शीर्ष पे रखे गए, 0 नीचे, ऊपर 9 शीर्ष में। और ये ऊर्जा हमेशा 1 से 2 एक अपने बगल में आती है। इसी आधार पर हमारे इंद्रियों, हमारे हाथों पर जो हमने प्लॉटिंग किया वही तय हुआ। हमने एक तरफ जो हमारी अधिक सक्रिय ऊर्जाएं थी उनको यांग मानते हुए, क्योंकि यांग अधिक सक्रिय है, इन जो है कम सक्रिय है, तो सामान्य हमारा कम सक्रिय है और हमारा विशेष जो है अधिक सक्रिय है। तो विशेष को हम लोग बाईं तरफ रखा हुआ है लेफ्ट हैंड में, और राइट में हम लोगों ने सामान्य को रखा हुआ है। उसी तरह इनको सामान्य रखा गया है और यांग को विशेष मानते हुए लेफ्ट हैंड में रखा गया है। तो इस रूप में 2, 3, 6, 7 हमारे इस हाथ में आती है, लेफ्ट हैंड में आती है। लेफ्ट हैंड में हमारे 2, 3, 6, 7 और 9 आएंगी, और इसमें आएंगे 0, 1, 4, 5, 8। इस रूप में हम लोग देखते हैं। ये हम लोग बता चुके हैं, लेकिन फिर भी हमने आपको थोड़ा सा बता दिया। पैरों में वही अंक, पैरों में वही, पैरों के इनमें तो ऊपर नीचे, कम, लंबी, छोटी, इसके आधार पर आवंटित किया गया। 1 सबसे छोटी, 2 उसके बराबर, 3 उससे बड़ी, लेफ्ट में ही 3 उससे बड़ी, 4 उसके बराबर, 5वीं उसी दिशा में रही और 5 उससे बड़ी उंगली हो गई। फिर 6 उसके समानांतर दूसरी उंगली दूसरे हाथ में, 6वीं हो गई। 7, 6 के बगल में 7 आ गई, और 7 के सामने 8 आ गई, और 0 राइट में 0 और लेफ्ट में 9। इस चीज को हमको नहीं भूलना है। ये हमारे प्लॉटिंग का बेसिक कस्टम, बिल्कुल कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट है। और यही जो हाथ है वही पैरों में भी ये नंबर लिखा गया। पैरों में कम लंबाई और छोटाई का ध्यान नहीं रखा गया, पैरों में वही दिया गया। अंगूठे के बगल में अगर राइट में अंगूठा है तो अंगूठे के बगल में 4 आता है, तो यहाँ पे 4 आएगा। अंगूठे के बगल में 4 आएगा तो यहाँ आएगा। यहाँ लेफ्ट में अंगूठे के बगल में हमारा 3 आएगा तो 3 वहां रहेगा। ये कंसेप्ट है। बीच की उंगली चाहे छोटी हो, पैर की बीच की उंगली चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, लेकिन जो बीच की उंगली मिडिल फिंगर कहलाएगी, उसमें 8 नंबर होगा और लेफ्ट मिडिल फिंगर में 7 नंबर होगा। ये बिल्कुल तय है।
अब हम लोग आकाश महाभूत की बात करते हैं। तो आकाश का देखिए, आकाश को समझने की अब यहाँ हमको अब केवल पढ़ना नहीं है, ये हमको चिकित्सा के दृष्टिकोण से भी इसको जानने की जरूरत है। बस हम लोग अब चिकित्सा में भी है तो हम लोग उसको भी पढ़ेंगे, सिद्धांत को, और चिकित्सा में कैसे होगा। तो ये क्या है, मृदु लघु सूक्ष्म सूक्ष्म शब्द गुण बहुलान्या काशाकानी तानी मार्दव सौशीर लाघव कराणी। करेंगे जिसमें मृदु है, लघु है, सूक्ष्म है, सूक्ष्म है, चिकनाहट है, ये और शब्द गुण, शब्द शब्द इसका होगा आकाश का, ये गुण प्रधान है, वे आकाश संबंधी द्रव्य कहे जाएंगे। और उनके सेवन से क्या होगा, इनके देखिए यही दवाइयां दी जाती थी, वहां जड़ी बूटियां दी जा रही हैं, तो उनके सेवन से ये दो आकाश संबंधी द्रव्य कहे गए हैं। इनके सेवन से क्या होगा, शरीर में मृदुता आएगी, सुशीलता आएगी। अगर इनका बहुत सेवन करेंगे तो हड्डियों में छिद्र हो जाएगा, ये कंसेप्ट है, और लघुता उत्पन्न होगी। तो इनका बहुत सेवन, जो आकाश वाले हैं उनका सेवन इनके हिसाब से अगर हड्डियों के लिए होगा तो इनको नहीं करना चाहिए। अब शब्द है इसका, तो अब शब्द से क्या है, शब्द माने ध्वनि, शब्द माने ध्वनि, तो शब्द इसका ध्वनि वाला है। दूसरा विशेष रूप क्या है, अप्रतिघात है, ये नॉन रेजिस्टेंट है, कोई रेजिस्टेंस नहीं करता है, आकाश है इसलिए। और इसके सेवन से यानी हम जहां कहीं मृदुता लाना चाहते हैं, जहां कहीं छिद्र युक्त लाना चाहते हैं, वहां आकाश को हम लोग कर सकते हैं। तो जब आकाश की बात करेंगे तो इस गुणों की बात भी करेंगे, उनके कर्मों की बात भी करेंगे। अगर ये लघुता उत्पन्न करने वाले हैं तो ये इसका कर्म है। तो अगर कर्म उसका है कि मार्दवता है, सौशील्य है, लाघव का रानी है, तो हमको जब भी कभी किसी भी अपने शरीर में कहीं भी आपको लघु करना हो या हमको मृदुता लानी हो तो हम आकाश महाभूत को यूज करेंगे। दूसरा क्या होगा, आकाश महाभूत है क्या, अब आकाश है क्या, आकाश को कहा गया कि आपका जो आपके बाहरी आवरण है वही आकाश है। हमारे ऊपर बाहरी आवरण के रूप में हमको भूखंड बिछा आकाश ओढ़, तो आकाश ओढ़ा गया है, आकाश चारों तरफ से हमको ओढ़ रहा है, उड़ा रहा है। तो यानी हमने क्या किया, हमारे चारों तरफ आकाश है। अब आकाश को अब वैसे तुलना करिए तो क्या है, कोई भी स्पेस, स्पेस माने कोई भी स्पेस, कोई भी होल, कोई भी पोर, कोई भी छेद, कोई भी छिद्र, कोई कैविटी, और कोई भी स्पेस छोटा हो बड़ा हो, ये सब आकाश है। तो इस रूप में हमको आकाश देखना कि शरीर के अंदर जितनी भी कैविटी है वो सब आकाश है, जितने भी हमारे पोर होल है वो सब आकाश है। तो इस रूप में हम इसको तुलना करेंगे, ठीक। तो स्पेस की बात करेंगे, अवकाश माने स्पेस, अवकाश। अब तो ये शरीर, और ये क्या है, अब आप सोचिए चिकित्सा में कैसे यूज हो रहा है, शरीर अंग उपांग, शरीर के अंदर भी तो ऑर्गन है, ऑर्गन के भी छोटे छोटे टुकड़े हैं, तो उन सबका भी कोई कैविटी है, उन सबको भी किसी खोल में रखा गया है, तो वो सारे खोल, वो सारी कैविटी आकाश कहलाएंगे। जैसे हमारे शरीर का हम व्यू करें तो हमारा ये शरीर का जो है आवरण, ये हमारा आकाश है, वैसे वहां आकाश है। तो जैसे आकाश में कुछ निकलता है, हमारे शरीर से भी निकलता है, कुछ तेल अंदर चला जाता है और बाहर अब पसीना निकलता है, तो उसी तरह कोई भी शरीर होगा, कुछ का अंग होगा, कोई भी उसका उप अंग होगा, उन सबकी कवरिंग जो होगी वो आकाश कहलाएगी। कवरिंग बढ़ रही है यानी आकाश बढ़ रहा है, कवरिंग छोटी हो रही है आकाश छोटा हो रहा है। तो अनेक प्रकार की छिद्र कैविटी, कहीं भी कैविटी हो तो उनको आप कैविटी, अब कैविटी में कोई कैविटी है तो उसको हम आकाश मानते हैं। अब इस कैविटी में उसका गुण क्या है, नॉन रेजिस्टेंट। अब यहां पर अगर रेजिस्टेंस होने लगा, कोई कैविटी हो, रेजिस्टेंस होने लगा, तो क्या होगा, कभी कभी शब्द उससे निकलेंगे, कड़कड़ होगा हाँ हड्डियों में, तो यानी शब्द निकल रहा, तुमको समझना है कि कहीं कैविटी में प्रॉब्लम आ गई, तो यानी उसके आकाश में कोई परिवर्तन हुआ।
तो यहाँ देखिए थोरेसिक में डायफ्राम, डायफ्राम हमारा ऊपर और नीचे को अलग करता है। डायफ्राम हमारा है वो ऊपर को, चेस्ट को एब्डोमेन से अलग करता है। पेरिटोनियम क्या है? ये पेरिटोनियम एब्डोमिनल कैविटी जो हमारी है उसके अंदर जो तमाम अंग है उनको पेरिटोनियम एक बड़ा थैला समझ लीजिए, एक बड़ा थैला उसको घिरे रहता है ताकि वो अपनी जगह स्थिर रहे। तो थोरेसिक कैविटी ऊपर वाला हो गया, एब्डोमिनल कैविटी नीचे वाला। एब्डोमिनल कैविटी में अनेक ऑर्गन्स हैं, जो उसमें लीवर भी है, उसमें गॉल ब्लैडर भी है, उसमें स्टमक भी है, उसमें स्प्लीन भी है, उसमें पैंक्रियाज भी है, उसमें एसआई भी है, उसमें एलआई भी, सारे हैं उसमें। तो यानी उसको वो भी उसको पेरिटोनियम घेर रहा है, वो बड़ा। उसी तरह हृदय फेफड़ों को क्या कर रहे हैं? सेरेस मेम्ब्रेन, सेरेस मेम्ब्रेन हृदय करती है। अब हमारे पेरिकार्डियम को हम बोलते हैं, पेरिकार्डियम माने हृदय कवरिंग, तो भी कर ले। तो इन सब में क्या एक तरह का द्रवित स्रक्ष प्रकार का, मतलब चिकना, कोई चिकनाहट होती है ताकि एक दूसरे से घर्षण से बचा जा सके, इस कंसेप्ट में है। तो घर्षण से बचने के लिए ये एक तरल द्रव स्रवित होता है। तो अब अगर इसमें कहीं घर्षण में शब्द उत्पन्न होने लगे, आपके समझ में आए या ना आए, या इसमें कम हो जाए, तो क्या होगा? जब दोनों ऐसे रगड़ेंगे तो दोनों में ध्वनि उत्पन्न होगी, तो हम वो जो है प्रॉब्लम तुरंत आ जाएगी कि वो प्रॉब्लम हार्ट लंग्स की कहीं हो रही है। तो सेरेस मेम्ब्रेन, प्लूरा देखिए, प्लूरा कहता है ऊपर जो फेफड़े का है यानी लंग्स का है, वो प्लूरा कवरिंग प्लूरा कहलाता है। अब प्लूरा में कोई प्रॉब्लम हो जाए, उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाए तो रोग, उसमें कोई लिक्विड की जगह भर जाए, द्रव आ जाए, कोई इन्फेक्शन आ जाए, तो वो सब जो है क्या करेंगे? उसके कैविटी को परिवर्तन करेंगे, उसकी जो कैविटी थी उसमें परिवर्तन करेंगे, उसको बढ़ा देंगे या ठोस बना देंगे। तो उसके कैविटी में जहां परिवर्तन आएगा तो हमको समझना पड़ेगा कि ये हमको प्रॉब्लम आ गई है। ठीक है, तरल पदार्थ की अधिकता होगी तो प्लूरिसी हो जाएगी, अग्नि की प्रधानता होने पर सूजन होगा, प्लूराइटिस हो जाएगी, ये इनमें लिखा हुआ है। तो हृदय का आवरण है एंडोकार्डियम मतलब अंदर वाला, मायोकार्डियम बीच वाला, पेरिकार्डियम बाहर वाला। इन सबको जहां जहां प्रॉब्लम कहीं होगी तो मध्य में कोई द्रव भरा हुआ है और वो कभी उसमें इंफेक्शन आएगा तो पेरिकार्डियम में होगा तो पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डियम होगा तो मायोकार्डाइटिस, और उसमें एंडोकार्डियम जहां भी होगा वहां कोई इंफेक्शन वगैरह तमाम सब रोग हो जाएंगे। उधर में भी यही प्रॉब्लम है। तो इन सब में देखिए सबका जो माप है कि कौन कितना मोटा होगा, हम लोग कहते हैं किडनी है 12 इंच, 12 सेंटीमीटर गुणे 12, हाँ 12 सेंटीमीटर गुणे 6 सेंटीमीटर गुणे 3 सेंटीमीटर, यही तो हम लोग कह रहे हैं। तो वानी वो जो कवरिंग है जो आपने 12 बताया, ये सब में है। उसी तरह इसमें परिवर्तन होगा तो हमारा आकाश बदल रहा है। उसी तरह देखिए ये इसमें लिखा हुआ स्पेशली गुर्दे में, प्लस ये दो उसका म्यूकल जिलिया देखिए ओवरी में या यूट्रस का भी एक दीवारों की मोटाई होती है। अगर वो मोटाई परिवर्तित हो रही है तो हम लोग कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो इसमें लिखा हुआ है इन दीवारों के कोश जब दिशाहीन होने लगते हैं तो वे सक्रिय से निष्क्रिय होने लगते हैं। दिशाहीन का कंसेप्ट है कोई इन्फेक्शन आ गया या अपनी चीजें उन्होंने बदल दिया, अपना स्वरूप बदल दिया, तो वो अब पहले सक्रिय थे मतलब एक्टिव थे, स्वस्थ थे, अब वो निष्क्रिय होने लगे और धीरे धीरे सक्रिय कोषों की संख्या कम होने लगी, तो निष्क्रिय कोष तेजी से बढ़ने लगते हैं। तो इसको हम लोग बोलता है मेटास्टेसिस, यानी इन्फेक्शन बहुत बुरी तरह से हावी हो गया, बाहर का जो इन्फेक्शन है या बाहर के जो बैक्टीरिया है वो अधिक एक्टिव हो गए और उन्होंने हमारे सक्रिय कोषों को, हमारे जो स्वस्थ सेल से उनको नष्ट करना शुरू कर दिया। ये कंसेप्ट है। इसका उपचार हम अब उपचार कैसे करेंगे? चेतना शोध, हम लोग इनको मेरिडियंस को चेतना शोध यहाँ लिखा गया, आप कंफ्यूज मत करिएगा। जो चेतना शोध माने मेरिडियंस है,
वो आकाश महाभूत के साथ अन्य महाभूतों के संयोग से संभव है। तो यानी आकाश के साथ कोई और जुड़ा रहेगा। तो ये उन्होंने कहा कि ऐसे ही हम लोग इसका उपचार करते हैं कि वन के साथ किसी को हम लोग जोड़ देते। बहुत से ट्रीटमेंट आपको मिलेंगे इसमें वन के साथ जुड़ा हुआ है, वन फोटोन, तो वन, ये सब दो दो ऊर्जाओं को। अब देखिए, अब इन्होंने उसका बता दिया कि ये जो इलेक्ट्रो पंक्चर वगैरह है, आकाश का संयोग। अब देखिए, अब हम लोग आकाश को जानते हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से कैसे संयोग कर रहा है। अब देखिए, वायु के साथ संयोग करता है तो क्या बनाता है ये? एक और दो क्या बनाते, बोलिए? एक और दो, अरे एकदम महत्वपूर्ण है। एक और दो, 1+2। अगर हमारा एनर्जी सिस्टम 1+2 हो जाए तो क्या होगा? वात की सृष्टि करेगा। वात, वही वात में आकाश है और वायु है, तो वात की सृष्टि करेगा। और वात में आकाश जो है कम सक्रिय है, वायु अधिक सक्रिय है, वायु अधिक चलनशील है। आकाश स्थिर, मतलब आकाश कम सक्रिय है और वायु चलनात्मक है, तो वायु प्रभावशाली है। तो वायु के साथ संयोग करता है और वात बल बनाता है। वात बल जब दोनों बैलेंसिंग में होते हैं तो बल कहलाते हैं, और जब दोनों में सामंजस्य नहीं रहता है तो क्या होता है? उनको हम दोष कह देते हैं। ठीक है, तो दोनों के संवेद भूत शब्द स्पर्श क्या कर देते हैं? आकाश महाभूत का आवरण और छिद्र रूप में भौतिक रूप से, देखिए आवरण त्वचा के रूप में, ये सब अलग वो है। अब ये जो बता रहे हैं कि कैसे होता है, कि कोई भी स्पर्श, शब्द स्पर्श है ना, तो स्पर्श माने वायु का स्पर्श। अगर मान लीजिए हमारा स्किन है और कोई स्पर्श करेगा तो वायु और शब्द का स्पर्श हो गया, शब्द का हो गया, शब्द और स्पर्श यही तो हो गया। तो वायु शब्द और स्पर्श के माध्यम से, मतलब शब्द माने हमारा आवरण आकाश, और शब्द माने शब्द हो गया, और स्पर्श माने हो गया हमारा वायु। दोनों के सम्मिलन से हमको किसी का आभास होता है। बिना स्पर्श के हम जान नहीं पाते कि कौन है। तो वही उन्होंने कहा है, इसको अलग अलग डिफाइन किया है कि हाथों का स्पर्श जो होता है तो हर स्पर्श में मालूम पड़ता है कि मदर टच है, कि हस्बैंड का टच है, कि ये वाइफ का टच है, कि ये बहन का टच है, कि ये भाई का टच है। ये टच सब आपको बता देता है। तो ये शब्द और स्पर्श अलग अलग भूमिका में रहते हैं। जहां जिसकी आवश्यकता है, वो मातृत्व वाला होगा तो शब्द स्पर्श दोनों बदल जाएंगे। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में होगा तो दोनों में बदल जाएंगे। या एक समय में दूसरे, एक समय में जब आप इमोशनली दूसरी तरह हो तो आप उस समय जब स्पर्श करेंगे तो दूसरी तरह का स्पर्श हो सकता है। तो स्पर्श भी अलग अलग तरीके से हो सकता है। यानी शब्द और स्पर्श अपनी अलग अलग भूमिका में भी तय करते हैं अपने को कि किस भाव को प्रकट करना है। एक ही के साथ दूसरे संबंधों में हो, हस्बैंड वाइफ के एक रिलेशन में आपको हो सकता है कि आपको दूसरे तरह का स्पर्श मालूम पड़े, और एक स्पर्श में जहां सहानुभूति की बात हो वहां स्पर्श दूसरी तरह का लगे। तो इसलिए ये बता रहा है कि पूरा ये शब्द उसमें कोई तमाम वो है। अब देखिए, जब विपरीत धर्मी तत्व द्रव्य अथवा स्त्री पुरुष के आलिंगन मात्र से अग्नि और आकाश का, यानी वहां शब्द के साथ तो है लेकिन वहां अग्नि अधिक है। वहां जो है वायु के साथ संपर्क तो हो रहा है, लेकिन अग्नि और आकाश है। आकाश तो है, लेकिन वहां पर वायु के साथ साथ आकाश भी है, वहां वो अग्नि भी है, वो अग्नि कर रहे हैं। और जहां मदर है वहां जल भी आ जाता है, क्योंकि हमारा शरीर सबसे निर्मित है। जहां आपके कोई गांठ आ गई वहां वहां पर आकर पृथ्वी आ गई, वहां पृथ्वी तत्व भी हो गया। तो ये उन्होंने बताया कि सबके साथ संपर्क करता है कैसे। ये आकाश को अलग अलग जगहों पर
जल और आकाश का जो संसर्ग होगा मदरली टच, जल आकाश और अग्नि का होगा तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में, अगर जल के साथ होगा तो मदर का हो जाएगा, अगर वायु के साथ होगा नॉर्मल वायु के साथ संपर्क माना जाता है, पृथ्वी के साथ संपर्क होगा तो कोई शरीर में अर्बुद हो जाएंगे, मतलब गांठें हो जाएंगी। तो ये इस तरह का उन्होंने बताया कि ये अलग अलग, ठीक है। तो इन हम लोग जहां कहीं हो वहां आकाश और तो एक तो आकाश, आकाश हमारे राइट में है तो आकाश। दूसरा, जहां पर भी आपका त्वचा है, अगर त्वचा कहीं रखा हुआ तो हम वहां भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास दो ट्रीटमेंट के, एक तो आकाश का ट्रीटमेंट कर सकते हैं और दूसरा हमने त्वचा जहां अलग से रखा हुआ है वहां भी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। त्वचा भी हम लोगों ने इसी में रखा हुआ है, मिडिल फिंगर में, वो नहीं स्मॉल फिंगर में, मिडिल जॉइंट में, तो वहां भी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आकाश हमने रखा हुआ है कप जॉइंट में। तो दो हमारे पास तरीके निकल आते हैं। आकाश नियंत्रक के रूप में चरित्र का निर्माण करता है। मन तो शरीर का महाराज है, त्वचा उसके संवेगी, दोनों में संसर्ग विपरीत होने पर दासीपुत्र। और ये मतलब इनका बताने का तरीका ये है कि यदि यह संपर्क, यानी आकाश तो है आपका आवरण, और इस आवरण में जैसे जैसे आपके भाव होंगे उन भावों के अनुरूप आपका व्यक्तित्व या आपकी घटना कोई घटित हो सकती है, जैसे उन्होंने कहा, जिस रूप में आप उसको लेना चाहें। तो अगर आपको एपेंडिसाइटिस यूट्रस में हो रहा है तो निकाल देखिए, शल्य क्रिया द्वारा, यहाँ पढ़ लीजिए, जब अपेंडिक्स यूट्रस निकाल दिए जाते हैं तो ऐसी दशा में आकाश महाभूत जो कि रिक्त स्थान है, उसके रिक्त स्थान को घटाकर वह कारीगर की तरह पार्थिव तत्व भर दिया जाता है। ये आप लोग समझ लीजिए कि एक ट्रीटमेंट का, देखिए शुरुआती दौर है, ये किताब है, यहाँ कैसे हम लोगों को ट्रीटमेंट कर सकते हैं हम लोग। यानी आकाश तत्व वहां से निकाल दिया गया, कैविटी निकाल दी गई ना, यूट्रस निकाल दिया गया, अब वो रिक्त हो गया। तो रिक्त स्थान है, तो उसमें हमने क्या हुआ, रिक्त स्थान को घटाया कि ताकि कोई वो न रहे, उसको हटा दिया। तो एक माने हटा दिया, और उसमें हमने क्या कर दिया, उसमें भर दिया पृथ्वी तत्व। तो पृथ्वी में सब निहित है, आकाश भी, वायु भी, अग्नि भी है, जल भी है, पृथ्वी भी है। तो हमने पृथ्वी तत्व भर दिया 1:5 टोन में, हम लोग वहां पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये ट्रीटमेंट का एक पैटर्न है, यही से समझना शुरू कर दीजिए गवंडे जी, समझना यही से शुरू होना है कि ट्रीटमेंट का पैटर्न क्या है। हमने कि देखा कोई ऑर्गन नहीं है, उस ऑर्गन का आकार, उस ऑर्गन के जहां पे मेरिडियन वहां पे गए, उसको हमने 1 को कम कर दिया, 5 को टोन कर दिया। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, उस स्पेस को भर दे रहे हैं। ये उसका अर्थ, कंसेप्ट ये है, कंसेप्ट ये है। ये ट्रीटमेंट हम लोग मतलब ट्रीटमेंट के हिसाब से कर रहे हैं। वायु के लिए क्या है, अब देखिए वायु में क्या है, शब्द माने ध्वनि भी होती है, शब्द माने ध्वनि। तो यानी किसी भी अंग में कोई ध्वनि आ रही है, अगर फ्लैटुलेंस हो रहा है और ध्वनि आ रही है तो इसका मतलब कहीं प्रॉब्लम आ रही है। अगर हड्डी में चलने में कड़कड़ाहट हो रही तो यानी कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आ रही है, कड़कड़ हो रहा, शब्द हो रहा है ना। ये जो बताने का तरीका है, तो विशेष प्रकार की जो ध्वनि है वो शब्द के लिए है। तो इस प्रकार उसका तरीका समझ में आता है कि हमको बीमारी का इलाज कैसे करना है, बीमारी जानना कैसे है। दूसरा, आकाश माने हम अगर हम मोटे होते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं, और हम उतना ही खाना खा रहे हैं, तो इसका हमको समझना है कि कहीं जो हमारा आकाश बढ़ रहा है, कारण क्या है। या हम बहुत दुबले पतले होते जा रहे हैं, आकाश हमारा कम होता जा रहा है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हमको आ रही है। समझ में आए ना। उसी तरह कोई ऑर्गन है मोटा है, उसकी मोटाई तय है, तो यहाँ स्पेशली एंडोमेट्रियम वॉल की कही गई है, जो यूट्रस में वॉल होती है उसमें एंडोमेट्रियम वॉल होती है। अगर वो वॉल मेंसेस के समय उस वॉल की मोटाई बढ़ जाती है, कारण कि उसको एक किसी अतिथि का इंतजार है, और उस अतिथि को उसको वहां उसकी रक्षा करनी है, उसका पालन पोषण करना है।
लेकिन सामान्य दिशाओं में अगर उसका मोटाई जो डिफाइंड मोटाई है उससे बढ़ जा रही है, तो यानी हमको ये सोचना पड़ेगा कहीं कोई बीमारी प्रवेश कर रही है। ठीक है, तो ये है। डकार आ रही है तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन गुड़गुड़ाहट हो रही है, प्रॉब्लम। बार बार डकार आई है तो प्रॉब्लम, क्योंकि डकार माने ध्वनि, तो ध्वनि से आपको हमेशा ध्वनि, अब प्रतिघात, कोई प्रतिघात हो रहा, रेजिस्टेंट कहीं हो रहा है, आपको पैर फैलाने में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब प्रॉब्लम है। तो हमको समझना है कि ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, भौतिक स्वरूप तो हम लोग समझ गए, ये कि हम अब हमारे शरीर में 9 महाछिद्र बताए गए हैं आयुर्वेद में, उसमें नेवल नहीं है, उसमें नाभि को नहीं रखा गया, ठीक। लेकिन नाभि को आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में नाभि को भी रखा गया, कहा गया कि नाभि से ही हमारे जन्म हुआ है, इसलिए हम लोग इसको अपने उसमें रखते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने उसको नाभि को माना। और इसी तरह सारे ओरल कैविटी है, रिप्रोडक्टिव होल है, एक्सक्रीटरी होल है, सारे होल, दो दो देखिए 7 तो यहीं पर है, 2 कान, 2 नाक, 2 आंख और 1 मुंह, 7 तो यहीं पर है। 3 हमारे और हैं, 3 हमारे जो रिप्रोडक्टिव होल है रिप्रोडक्शन के लिए, एक्सक्रीटरी होल और 1 नाभि, 3 हमारे और हैं। 10 हम लोग का इस तरह कर दिया गया। अब देखिए, क्रिएटिव होल का आवरण अर्थात एंडोमेट्रियम वॉल मोटी हो गई है, तो इस क्षेत्र से संबंधित जोड़ पर आकाश तत्व के बिंदु की ऊर्जा को कम करेंगे। मोटी हो गई तो मोटा में क्या हुआ, आकाश बढ़ा हुआ है। अगर एंडोमेट्रियम वॉल की मोटाई बढ़ी हुई है तो इसका मतलब क्या हुआ, आकाश बढ़ा हुआ है, तो इसको आकाश को कम करेंगे, वन सीडेट करेंगे, वन सीडेट करेंगे। फिर और जो ट्रीटमेंट हम वो करेंगे, तो ये हमको देखिए, अभी कोई इससे मत समझिए कि प्रोटोकॉल तय हो गया, लेकिन ये प्रोटोकॉल बनाने की तरीका समझ में आ रहा है कि कैसे हमको करना है। और तो सब उसका तमाम लिटरेचर है, और सब लिटरेचर है, तो पढ़ना है कि उस अर्थराइटिस है क्या है। तो ये जो कोई भी है, कैंसरस भी है, कोई भी स्ट्रक्चर बढ़ रहा है, मतलब कैंसर में भी क्या है, स्ट्रक्चर का बढ़ जाता है, मान लीजिए बड़ी गांठें हो जाती है, बड़ा, यानी कि उसका आकार बढ़ रहा होता, तो आकार ही तो कम करना है, यानी एक सीडेट करना, वन सीडेट करना है। ये उन्होंने तमाम उसको पूरा अपना लिटरेचर बताया है, वो कैसे कैसे करना है। तो शब्द है, अप्रतिघात है, कोई रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और आकाश न बढ़े, आकाश उतना ही रहे। शब्द, आकाश और उसके साथ अप्रतिघात, ये उनसे जुड़ा चाहिए। भाई हमारा कितना स्पेस है, कितने, कोई भी कैविटी है उसमें स्पेस कितना है, उससे कोई ध्वनि ना आवे, और उसमें कोई परिवर्तन ना हो, उसका स्ट्रक्चर बदले नहीं, तो हमारा आकाश ठीक है। अगर उसमें परिवर्तन आता है तो बीमारी का द्योतक है, ध्वनि आती है तो बीमारी का द्योतक है, कहीं रोकता है आपको तो बीमारी का द्योतक। इस रूप में हम लोग को जानना है आकाश, आकाश इस रूप में है। वायु क्या है, वायु, वायु को आप लोग जरूर पढ़िएगा, बहुत बढ़िया है। लघु शीत रुक्ष खर विशद सूक्ष्म स्पर्श गुण बहुलानी वायव्यानी, वायव्य कहा गया है वायु, तानी रौक्ष ग्लानी विचार वैशद्य लाघव कराणी। ये क्या होता है, इनसे आपको, ये लाघव कराण में लघुता होती है, रुक्षता होती है, ग्लानी होती है, विचार होता है, विशदता आती है। ठीक है, तो ये जो है उनके गुण और कर्मों की व्याख्या भी इसमें कही गई है। तो कोई भी, जो भी मूवमेंट हो रहा, जो भी मूवमेंट हो रहा हो, वो वायु की वजह से है। हम बोल रहे हैं तो वायु की वजह से है। कोई भी स्पंदन, हमारा हार्ट फंक्शन कर रहा है तो वायु की वजह से, कोई लंग्स काम कर रहा है तो वायु की वजह से, कोई मूवमेंट शरीर में हो रहा है तो वायु की वजह से है, आंखें चल रही है तो वायु की वजह से है, हाथ चल रहे हैं तो वायु की वजह से है। कोई भी बिना वायु के कोई भी संभव नहीं है, और इसलिए वायु को
बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। वायु को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। और वायु क्या है? यजुर्वेद में 3 मूल तत्व माने गए। तो क्या है? आकाश और पृथ्वी को छोड़ दीजिए तो क्या हो? वायु, अग्नि, जल। और ऊपर से आवरण क्या है? नीचे पृथ्वी, ऊपर आकाश। तो इसलिए 3 माने गए, 3 दिन। और इन्हीं को कहा गया कि आच्छादन के रूप में, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण। उसमें भी हमारा वायु है। वायु वायु और वायु आपको जीवन में जितनी स्फूर्ति, जितना आपको विकास वायु देता है, उतना शायद ही कोई देता है। स्पर्श इसकी तन्मात्रा या भूत, इसका भूत है, या तन्मात्रा, या जो कहेंगे भूत, ये स्पर्श है। तो यानी गुण क्या है? चलत्व, चलना, तेजी से चलना, ये उसकी गति वालों को बताता है। तो वायु के गुणों में रुक्षता और खरता आती है। तो यानी अब आप इसको समझिए कि इसकी वजह से, वायु की वजह से क्या हल्कापन होता है। अगर वायु आप चले, आप जितना चलेंगे उतना आप हल्के होंगे, जितना आप चलेंगे उतना मोटापा घटेगा। मॉर्निंग वॉक करेंगे, मोटापा घटेगा। तो हल्कापन होगा, मृदु होगा, मृदु शरीर होगा। ठीक है। सूक्ष्म गुण होने के कारण वायु सर्वत्र प्रवेश करने में सक्षम है। कहीं भी वायु, मतलब कोई भी कैविटी होगी, आकाश व्यू, मान लीजिए आकाश व्यू है, तो इसमें भी वायु प्रवेश कर जाएगी। ये उसका अर्थ है। वायु हर जगह। और वायु का एक गुण और भी, शीत। कहा था ना कि वायु का गुण शीत है। तो शीतलता भी कभी कभी आना हो तो वायु का गुण है। वाणु, देखिए, वाणी वायु के कारण प्रवृत्त होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम, कोई भी सिस्टम इसी की वजह से होता है। और इसको सबसे अधिक माना जाता है नर्वस सिस्टम से, कि ब्रेन भी इसी से विचार करता है, इसी की वजह से। तो नर्वस सिस्टम से बहुत अधिक उसको जोड़ा गया है। ठीक है। वायु वायु के, देखिए वायु कितना बड़ा बड़ा काम करता है, आप देखिएगा। वायु के बारे में समझिए। वायु बहुत महत्वपूर्ण है। और वायु का थोड़ा समझ, इसको पढ़ लें, क्योंकि वायु के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आगे हम लोग जब काल पढ़ाएंगे, वायु और काल दोनों मिलकर व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। वायु और काल, देखिए वायु क्या है? तंत्र यंत्र धरा है। वायु शरीर रूपी यंत्र और उसके अवयवों को धारण करने वाला है। ये कंसेप्ट है। फिर प्रत्येक प्रकार की ऊंची नीची चेष्टाओं का नियंत्रक है। कोई भी चेष्टा हो, मन वायु का, मन का तो वायु प्रणेता है ही, मन को भी मूवमेंट करा देता है। मन को चंचल बनाने में वायु का योगदान है। मन को चाहे जिधर ले जाए। सभी इंद्रियां वायु के प्रभाव से प्रेरित होती है। वायु के अभाव में आंख देख नहीं सकती, नाक सूंघ नहीं सकती। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मेद, मेरु, मज्जा और शुक्र, इन सभी धातुओं को प्रवृत्त करने का काम भी वायु के द्वारा होता है। देखिए वायु के बारे में गुण कितने हैं। वायु शरीर के अंग प्रत्यंग को जोड़ने वाला है। वाणी को प्रवृत्त करने वाला है। हर्ष और उत्साह की उत्पत्ति स्थल है। कोई हर्ष आपको हो रहा है, इसी वजह से होगा। इसके अभाव में कार्य संपादन कठिन है। वायु ही किसी कार्य करने को प्रवृत्त करा देता है। अग्नि को प्रदीप्त करने वाला वायु है। इसीलिए अग्नि को जब हम भी घटाते हैं तो हम लोग 2 को भी सिलेक्ट करते हैं। याद करिए, आयुर्वेद में 2 3 सिलेक्ट करते हैं ना। तो क्योंकि वही तो ऑक्सीजन जब तक नहीं होगी तब तक कैसे जलेगी अग्नि। तो अग्नि को प्रदीप्त करने वाली वायु है। वायु सभी दोषों को सुखाता है। यानी कभी किसी घोड़े को सुखाना हो तो 2 से रेड करना पड़ेगा। यही तो है। पार्थिव को तोड़कर गलाने की क्षमता है, जल को सुखाने की क्षमता है ना। यही कैटाबॉलिज्म है। एंजाइम्स का श्रवण करता है। लुगदी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है। कोई भी चिकित्सा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये वायु।
शरीर के मनों का निष्कासन, जो बाहर वेस्ट को निकालने का काम यही करता है। आहार रस के माध्यम से सभी धातुओं का निष्कासन, प्रवर्तन, वितरण करने काम करता है। अब देखिए और पढ़िए, गर्भ में भ्रूण की आकृति तैयार करने में वायु सहायक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। चिकित्सा, गर्भ में आकृति विकृत हो जाने पर वायु आकाश महाभूतों का उपचार अपेक्षित होगा। इस साइंस, इस आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की वजह से अगर वहां कहीं प्रॉब्लम हो रही हो तो इसमें होगा। सोराइसिस, एक्जिमा, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, सबका यही है। शरीर की आकृति विकृत हो जाने पर वायु का उपचार करना पड़ेगा। प्राण उदान समान वायु अपान, इसके वायु की आत्मा है। अगर वायु नाराज हो गया तो क्या करेगा, आपके वायु बल के वर्ण को, कलर और टेक्सचर बदल देगा। सुख आयु युक्त जीवन को हानि पहुंचा देगा। आपको देखिए क्या क्या, गर्भ का नाश कर, सभी इंद्रियों का विनाश कर, गूंगा बहरा लंगड़ा इत्यादि बना देता है। ये वायु की वजह से। यहाँ पर मन को प्रसन्न नहीं रहने देगा, मन में भय, शोक, दैन्यता, प्रलाप ये उत्पन्न कर देगा। वायु धरती को धारण करता है, अग्नि को जलाता है। अगर मान लीजिए कहीं गड़बड़ा गया तो शरीर धारण करने वाले यही, उसी तरह जैसे शरीर ये धारण करता है वैसे शरीर को धारण करने वाले नाभि है, नाभि है वहां पर, नाभि भी उसको धारण करती है। तो वायु हृदय रोग, मस्तिष्क रोग आदि का जन्मदाता है। CV8 चाइनीज एक्यू पॉइंट पर ऐसा चक्र मैग्नेट लगाकर जिसका मध्यस्थ भाग दक्षिण ध्रुवी हो, शरीर में संतुलन स्थापित करके, दक्षिण ध्रुवी माने सिडेशन, दक्षिण ध्रुवी माने सिडेशन, दक्षिण माने क्या हुआ, सिडेशन, पीला वाला, जिसका मध्य भाग दक्षिण ध्रुवी हो, सिडेशन। बादलों की सृष्टि करना फिर वर्षा करना कार्य है। विशालकाय वृक्षों को अंकुरित करना वायु है। शरीर के आवरण पर मोटी गांठों का जन्मदाता वायु है। ऋतुओं का कारण वायु है। प्रजनन तंत्र और मस्तिष्क के भाग को चेतना का वायु है। धातु के परिमाण निर्धारण, क्वांटिटी ऑफ टिश्यू ये कार्य वायु करता है। पेड़ पौधों का बढ़ना, पकना, सड़ने से बचाना वायु के कारण संभव है। वायु विकास रहित कार्यों करता वायु है। कार्य में प्रवृत्त करने का जो उत्साह दिखाता वायु है। वायु के प्रचंडता बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ देती है, पर्वत शिखरों को नष्ट करती है, सुनामी लाती है, ज्वार भाटा लाती है, सब काम वायु का है। भूकंप लाने का काम इसी का है। नदियों को, धाराओं को मोड़ देता यही काम है। प्रकृति नाराज होने पर वायु रक्त की दिशा बदल देती है। शिराओं का फट जाता है, पक्षाघात हो जाता है, ये सब वायु के कारण है। बादलों का टकराना इसी कारण है। ऋतु कब को बिगाड़ने कार्य वायु का है। अनेक प्रकार की महामारी हैजा फैलाने का काम इसी का है। चारों युगों का अंत करने वाले मेघ, सूर्य, अग्नि आदि की विशेष रूप सृष्टि करना वायु कार्य है। अगर प्रकुपित हो गया मतलब नाराज हो गया तो बीज पुष्प फल में परिणत नहीं हो पाता। स्त्रियां गर्भ धारण करती हैं, बार बार गर्भपात हो जाता है। तो अब इन्होंने कहा कि अगर गर्भपात हो रहा मान लीजिए तो क्या करना है कि गर्भाशय के मेरिडियन, कहाँ पर, यूट्रस का जो मेरिडियन है, तो जहां हम लोगों ने रखा हुआ है ओवरी पे रखा, ओवरी या यूट्रस, तो यूट्रस हम लोगों ने जहां रखा हुआ उससे चेतना प्रवाह में, तो हम लोगों ने रखा हुआ है 0 इसमें, या तो इस राइट थंब में, तो राइट थंब में हम कर दें या फिंगर नंबर 1 में करते हैं, 2 में। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 टोन 1 सिडेट, क्योंकि वायु को हमको ठीक करना है, प्रसन्न करना है। अगर गर्भ उत्तर धारण करने में असमर्थ है तो इन्होंने कहा कि उसमें स्त्री पुरुष के प्रजनन तंत्र में वायु का अभाव हो के संबंधित चेतना प्रवाह मेरिडियन में और नियंत्रण में मन से संबंधित चेतना प्रवाह में वायु तत्व को बढ़ाना, यानी मन में यानी फिगर नंबर 8 में और प्रजनन तंत्र में, थंब में कर सकते हैं हम लोग, यहीं पर आएगा।
थंब में या फिंगर नंबर 1 में, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मन से संबंधित मतलब 8 नंबर पे, या इसका 8 टोन कर देंगे, और काल और आकाश और काल को कम कर देंगे। ये उनका ट्रीटमेंट का सिस्टम है। वायु प्रगति स्पर्श और शब्दमय है। देखिए पूरा इन्होंने कहा है कि कूल्हे का कोई भी कहीं प्रॉब्लम हो रही, देखिए अब ये लिखिए ट्रीटमेंट देखिए, अगर मान लीजिए साइनोवियल फ्लूइड कम हो गया है तो क्या होगा, आपको दर्द होगा, आपको चलने में परेशानी होगी, तो इसमें क्या करने का, 1 2 sedate 4 5 2, ये वात की वजह से ही प्रॉब्लम है, तो वात अधिक हो गया तो दर्द होता है, तो 1 2 sedate करिए और 4 5 2 कर दीजिए। परम ऐश्वर्यशाली परमेश्वर के समतुल्य माना गया है वायु को, इसलिए बहुत बढ़िया इसका कर्म सुखाना। ये तिवारी जी अभी तो आपका स्वागत है, अभी तो समय है सर, बहुत समय है, मैं ऐसे आगे मैं भी कुछ बस एक और कर ले हम लोग अग्नि जी सर, पूरा बहुत समय है सर, अभी तो आधा घंटा 20 मिनट से ऊपर। अग्नि अब देखिए, उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म लघु रुक्ष विशद और रूप जिनकी प्रधानता हो वे आग्नेय द्रव्य हैं, और इनके सेवन से क्या होगा, दाह होगा, जलन होगी, पाक प्रभा कांति प्रकाश और शरीर का वर्ण स्वच्छ होगा, ये उसके गुण हैं। तो इसलिए अग्नि को मतलब परिवर्तन, इनका कहा कि परिवर्तन प्रगति का नियम है, उसमें प्रत्येक क्षण परिवर्तन होना चाहिए। और ये आगे उन्होंने महाकवि माघ की, जो ये कालिदास लिखा हुआ है लेकिन मुझे लगता है महाकवि माघ है, इन्होंने सुष्पार वदमाल में लिखा हुआ है कि क्षणै क्षणै ये नवताम उपैति तदैव रूपम रमणीयताया, यानी ये है कि जैसे जैसे आपको परिवर्तन जब तक नहीं होगा तभी तो रूप रमणीय होगा, अगर क्षण से बदले नहीं तो रूप रमणीय नहीं लगता। यानी प्रकृति का नियम है कि वो नित्य प्रतिदिन प्रतिपल परिवर्तित होती है। तो यही ऐसा भी हम लोग मानते हैं कि पूरा शरीर छोटे से बड़े, बड़े से हर हर क्षण आपको जीवंत बनाए रखने के लिए आवश्यक है वो परिवर्तन होता रहे। अग्नि का यही है, अग्नि रूपांतरण करता है। इस रूपांतरण से क्या होता है, आप इसको मानिए कि वो रूप में परिवर्तन करता है, शुद्धता लाता है। तो ये उसके अग्नि महाभूत है, इसकी तन्मात्रा रूप है। तो अब अग्नि में इसको कहा गया है कि चाइनीज में भी इसको कहा गया, वहां भी वहां ये पता है। अब देखिए इसके गुण देखिए, उष्ण तापमान नियंत्रित करना इसका गुण है, उष्णता इसका पराभौतिक स्तर पर उष्णता है, संबंधों की उष्णता, यानी आप किसी से मिले तो वो कहे कि भाई बड़े गर्मजोशी से मिला, ये उसका अर्थ है। नारी पुरुष मिले तो ये उष्ण वाला, स्त्री पुरुष मिले यहाँ मतलब पति पत्नी के रूप में, वहां पर ये इसका अग्नि महाभूत का होना बहुत आवश्यक है। तीक्ष्ण तीक्ष्ण गुण वाले जो एंजाइम्स, तीक्ष्ण माने जो एंजाइम्स वगैरह होंगे, जो हार्मोन्स होंगे, जो जिसका तीक्ष्ण होगा वो इसमें आएंगे, और जिसका सरल वाला होगा वो जो जिसको कहना चाहिए कि आपको एक तो होंगे एल्कलाइन वाले तीक्ष्ण नहीं कहे जाएंगे। सूक्ष्म भौतिक शरीर में भौतिक स्तर पर सूक्ष्म गुण सबटल है, तो जो हमारे ग्रंथियों से निकलते हैं वो कितने सूक्ष्म होते हैं, छोटे होते हैं, लेकिन कितना प्रभाव योगदान विस्तृत होता है, प्रभाव बहुत बड़ा होता है, पूरे शरीर में परिवर्तन ला देते हैं। तो ये उसका अर्थ है सूक्ष्म से। लघु ये क्या करते हैं, ये हार्मोन्स आग्नेय द्रव्य है, सूक्ष्म लघु है, ये क्या करते हैं, लाघवकारी है, ये प्रिसाइज कर देते हैं। तो अब भौतिक स्तर पर, वो प्राभौतिक स्तर पर देखिए, आप कोई चीज लाघव मतलब आप उसको बढ़िया से बता पाए, ये लघु का रूप है। लघु करके प्रिसाइज, प्रेसी राइटिंग होता है ना कि भाई आप बड़े शब्द को आप छोटे में लिख दीजिए। तो रुक्ष रूखा, आग्नेय रुक्षता प्रदान करते हैं। पराभौतिक स्तर पर अग्नि के कारण विचारों में भी रुक्षता, यानी आप कोई गया
उसने कहा कि भाई आपका ये काम हो नहीं सकता, मैं स्पष्ट बता रहा हूँ आपको, आपका ये काम हो नहीं सकता। तो रूखा तो है वो, लेकिन उसने साफ साफ कह दिया कि भाई आपका काम नहीं होगा। उससे बेटर है जो चापलूस होने के कारण आपको 15 दिन दौड़ा रहा है, तो उसने साफ साफ बोल दिया। विशद पराभौतिक स्तर पर आग्नेय द्रव्य वाले स्पष्ट और सपाट स्पष्टवादी, स्पष्ट मतलब क्लियर, क्लैरिटी ऑफ विजन पूरा सब, तो ये उनका कहना। और भौतिक स्तर पर क्या है, ये क्या करता है, सब जो हमारे टॉक्सिन है इनको नष्ट करके और जला करके और क्या करते हैं, बिल्कुल साफ करते, साफ सुथरा कर देते हैं। अपर अपर देखिए, अब इनके गुण के आधार पर पर अपर क्या है, अग्नि का गुण चाहत के रूप परिवर्तित होता है। कैसे, अगर अगर आपने किसी को पसंद किया, कोई प्रोटीन, तो उसके अंदर जो प्रोटीन है उसको आपको पसंद आ रही है, जो भी है, ये शरीर के अंदर प्रोटीन सब बने हुए हैं, तो आपने उसको अच्छा व्यक्ति लगा, तो यानी पर अपर यही अग्नि के कारण है। और अगर आपको पहले दृष्टि में देखा और कहा कि अच्छा नहीं है, तो ये अग्नि के कारण ही है। तो पर आपको पास भी करता है, यही दूर भी करता है। संयोग विभाग प्रतिगत, अब देखिए तीनों का अलग देखिए, तो ये जो है प्रतिगत माने अग्नि विभाग करता है, अग्नि उसको चेंज करता है, परिवर्तित करता है और उसको टुकड़ों में बांट देता है, तो सूक्ष्म इकाई में। तो इन्होंने उसको बताया कि भाई जो मॉडर्न साइंस से पढ़ा था हमने कि मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म को मिला के मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो जब प्रोटीन ट्रांसफर होती है, कटती है, कैटाबॉलिजाइज होती है अमीनो एसिड में, तो ये उसी का, ये अग्नि के कारण ही होता है, यही कैटाबॉलिज्म कहलाता है। ठीक है, फिर शरीर में विभिन्न ऊतकों के साथ सहयोग करके शरीर, ये पूरा बताया कि फिर सहयोग करती है और फिर नया नया कोई चीज बना देती है, प्रोडक्ट, तो नया ऊतक बना देती है। तो स्त्री पुरुष के प्रेम का आधार अग्नि तत्व है। ये ना स्त्री पुरुष माने ये जो स्त्री पुरुष नौकर, जो पति पत्नी के प्रेम का आधार अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व अगर नहीं है तो आपको अलगाव हो सकता है। ठीक है, ये उसका है। संयोग, संयोग क्या है, प्रत्येक द्रव्य आपस में दूसरे से सहयोग करता है। तो अग्नि क्या है, अग्नि जल के साथ सहयोग करती है और क्या बनाती है, दोनों अलग अलग है। अग्नि उष्ण है और ये शीतल है, दोनों का गुण अलग अलग है। देखिए दोनों जब मिल जाते हैं तो एक बल का सृष्टि करते हैं, उस बल का नाम है पित्त। और पित्त बल के कारण ही बहुत से कार्य, अकेले अकेले अग्नि रहेगी तो पूरे, कहते हैं कि पूरे घर को जला देगी, लेकिन जब जल के साथ सहयोग करती है तो एक ऐसे बल की रचना करती है जिसका बहुत बड़ा योगदान है शरीर में। वो आप मेटाबॉलिज्म के लिए, आपको पाचन के लिए बहुत आवश्यक है, और वो आपको सार और असार को अलग अलग कर देती है। सार क्या है, सार जो हमारा प्रोटीन आता है, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट आता है, जो हम लोग अपने आप लेते हैं, जिसको हम रीअब्जॉर्प्शन करते हैं एसआई में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और एलआई में जो निकाल देते हैं वो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है। तो ये उसमें, अब अग्नि के कारण ही बचपन, जो भी एजिंग परिवर्तन होता है वो इसी वजह से है। बचपन, छोटा बच्चा, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है और बड़ा होता है, युवावस्था होता है, फिर उसके बाद प्रौढ़ावस्था, सारी अवस्थाएं अग्नि के कारण ही है, रूपांतरण होता रहता है। ये भूख प्यास सबकी यही पैदा करता है, क्योंकि यही जठर अग्नि को रहता है। आपको अग्नि होगी, आपको प्यास लगेगी, भूख प्यास लगेगी, प्यास भी लगेगी, भूख भी लगेगी। ठीक है, अग्नि और दिशा संयोग करके ताक क्रिया द्वारा पाक क्रिया को सुचारू रूप से नियंत्रित करते हैं। अब ये अग्नि और दिशा मिले मिले तो कहेंगे ना कि आप इस डायरेक्शन में जाइए, उल्टी डायरेक्शन में न जाइए, तो मलमूत्र आदि अपनी दिशा में प्रवृत्त होते हैं। अग्नि का संयोग अगर मन में हो गया तो मन क्या है, प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी का करेगा। यानी जो आप सुन रहे हैं और आप उसको, आपका शरीर या मन आपका ग्रहण कर रहा है और आत्मा ग्रहण कर रही है, तो यह अग्नि की वजह से है, क्योंकि तब वो आप जो सुन रहे हैं बुद्धि का विकास कर रहा है, यही अग्नि बुद्धि का विकास कर रही है आपको, और यही आपके भ्रम को नाश कर रही है, तो आपका ज्ञान बढ़ रहा है। तो ये ठीक है, ये उसका अग्नि का स्वरूप है। अभ्यास संस्कार, तो ये उन्होंने कहा कि अभ्यास संस्कार ये है
कि कोई भी आप जो लगातार काम करते हैं तो उससे क्या होता है, उससे आपको ये सीखने को मिलता है कि हम ये काम ऐसे करते, वैसे ही अभ्यास वही निरंतर चल के अभ्यास हो जाता है। करत करत अभ्यास के जड़ मत हो चुका, कहते हैं कि अभ्यास करते करते, तो अगर आप डेली एक काम रूटीन कर रहे हैं तो वही अभ्यास में कर्म हो जाता है। जैसे हमको भूख कब लगेगी, कब सोएंगे, कब जागेंगे, ये हमको बिल्कुल अभ्यास के माध्यम से अपने हिसाब से हम जगते हैं, और तुरंत 6 बजे जगे तो 7 बजे, जितने बजे सोना 11 बजे तो नींद आ जाएगी, 6 बजे जगना है तो हो जाएगी, फिर आप स्कूल चले जाएंगे, पढ़ने चले जाएंगे, नहाने चले जाएंगे। ये सारा आपको जो है, तो ये आपको क्या कर रहा है, ये अग्नि तत्व भी इसमें शामिल है, क्योंकि अग्नि तत्व ही आपको भूख के लिए आपको तय करेगा कि भाई आप इतने बजे खाना खा लीजिए। भूख और दिशा, वो अग्नि और दिशा मिलेंगे तो आपको एक टाइम निर्धारित कर देंगे कि आप स्कूल जाना है, पढ़ना है, लिखना है। तो ये सब चीजें युक्त। अब युक्त, जो युक्त माने देखिए क्या है, युक्त माने होता है कि कोई स्टैंडर्ड आपका ट्रीटमेंट जो प्रोटोकॉल होता है वो है। जड़ी बूटी वहां थी, तो कौन सी जड़ी बूटी किस रोग में देनी है, यही ज्ञान जो है। अब चूंकि ज्ञान देता है अग्नि, इसलिए इस ज्ञान के आधार पर जो युक्ति है, जो हमारा हम प्रोटोकॉल बनाते हैं, तो हमारे ज्ञान के आधार पर प्रोटोकॉल बनता है। और हम कहते हैं 2 4 5, माने जब कहते हैं 2 4 5 6 3 7 टोन, यानी हम कोई प्रोटोकॉल, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल डिफाइन करते हैं, वही प्रोटोकॉल युक्ति है। वहां दवा थी, यहाँ पर। तो अगर मन, अगर कहीं पर आपको प्रॉब्लम आ रही हो, तो क्या है, मन के स्रोत मेरिडियन पर, मन का मन में 8वें नंबर पर है, अग्नि बिंदु पर उपचार देने से मन की जो बीच में ऊहापोह वाली स्थिति हो नियंत्रित की जा सकती है। इसीलिए मन के पॉइंट पर हम लोग कोई, और 7 मूल होता है तो मन के फिंगर पे क्या लगा लेते हैं, मिडिल फिंगर पे हम लोग मेथी पट्टी बांध देते हैं, ये उसका है। संख्या परिमाप, ये सारी चीजें जो आपका कैसे संख्या परिमाप संबंध क्या है, कि दाढ़ी मूछ का आना, युवतियों में मेंसेस का आना, सारी चीज व्यवस्था होना, ये सब भूख प्यास प्रक्रिया, ये सब संख्या परिमाप, कितना भूख लगेगी, कितनी बार खाएंगे, ये सब इसीलिए से है। तो इसके आगे प्रमुख रस अम्ल लवण कटु है। अब ये तो क्या वो है, ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट पैटर्न आप पढ़िएगा, उससे कोई वो नहीं है। तो ये आपको अग्नि महाभूत का हो गया। यहाँ अग्नि महाभूत तक हम लोगों ने इसको कर दिया, तो यहीं पर रुकते हैं, क्योंकि जल, जब जल पे हम जाएंगे तो जल थोड़ा सा, यहीं पर हम इसको रोक देते हैं। इसको धीरे धीरे प्रोटोकॉल पढ़िएगा, और जो है हम लोग खेमका सर को याद करते हैं बार बार, और इसलिए याद करते हैं कि हमको अपने ज्ञान को बढ़ाना भी है। केवल अपने ज्ञान को बढ़ाना पर्याप्त नहीं है, अपने ज्ञान को ट्रांसफर करना भी पर्याप्त ही उचित है। और उस ज्ञान को दूसरे लोग भी, जो लोग ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, कोई भी ज्ञान किसी प्रकार का हो, उन सबको अपने ज्ञान को ट्रांसफर करने का उनका अधिकार भी है, और दायित्व भी, कर्तव्य भी है। तो हम लोग पुनः उनके वचनों को याद करते हैं कि ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 2 मिनट का ब्रेक। Thank you, sir.